चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है, पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, उसी में रिवीजन सीरीज के अंतर्गत इकोनॉमी का आज टॉपिक हम लोग पकड़ कर लेके आए हैं, गरीबी और बेरोजगारी। ये थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, मतलब इस पे आपको थोड़े बहुत परिभाषाएँ मिलेंगी, अलग-अलग प्रकार की गरीबी और बेरोजगारी की, उनकी परिभाषाओं को समझना है, कुछ आंकड़े रहते हैं, उनको समझना रहता है, तो 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। और इससे क्वेश्चन जो है अलग-अलग एग्ज़ाम पे जैसे कि आपका प्रीलिम्स हो गया या हॉस्टल वार्डन हो गया, इनसे पूछे जाते हैं। मेंस में भी कई बार लिखने को आता है, तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बेरोज़गारी को बेरोज़गारी को हम लोग जनरली 3 प्रकार से बाँट सकते हैं, ऊपर-ऊपर में। एक हो जाएगा हमारा जो शहरी क्षेत्र में बेरोज़गारी पाई जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे शहरी बेरोज़गारी। जो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाएगी, ग्रामीण बेरोज़गारी होती है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की बेरोज़गारी, वो हम लोग देखने वाले हैं। अब शहरी क्षेत्र पे जनरली 2 प्रकार की आपको बेरोज़गारी देखने को मिलेगी। पहली होती है औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरी होती है शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी को पहले कर लेते हैं। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो मतलब प्रॉपर एक शिक्षित व्यक्ति है, जिसको शिक्षा देने में या पर्टिकुलर किसी चीज़ की ट्रेनिंग देने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा, बट फिर भी वो रोज़गार पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे बेरोज़गार। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने कंप्यूटर पे पीजीडीसीए का कोर्स किया हुआ है या फिर उसने कोई डिग्री ली हुई है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपका इंजीनियर की डिग्री ली हुई है या किसी और चीज़ की डिग्री ली हुई है, फिर भी उसको अगर जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? शिक्षित बेरोज़गार। देखिए 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक अशिक्षित हो सकता है, जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, जो पर्टिकुलरली ट्रेन्ड या स्किल्ड नहीं है और उसको रोज़गार नहीं मिला तो बात अलग हो जाती है। बट पर्टिकुलरली एक बंदा जो स्किल्ड पर्सन है और उसके बाद अगर वो बेरोज़गार है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे शिक्षित बेरोज़गार। वहीं पर दूसरा होता है औद्योगिक बेरोज़गारी। इंडस्ट्रीज़ में जिस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक बेरोज़गारी। मेबी औद्योगिक क्षेत्र में होगा या कुछ होगा, उसके कारण आपका ये औद्योगिक बेरोज़गारी। मेन कारण है इसका जनसंख्या। जैसे-जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, उतने इंडस्ट्रीज़ में जॉब नहीं है जनसंख्या। इसके कारण कई लोग स्किल्ड होने के बावजूद इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या कहलाएँगे आपके औद्योगिक बेरोज़गार अंतर्गत। वहीं पर ग्रामीण बेरोज़गारी में अगर आप देखोगे, 2 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। एक होगा आपका अदृश्य बेरोज़गारी जिसको हम लोग प्रछन्न बेरोज़गारी बोलते हैं और दूसरा होता है मौसमी बेरोज़गारी, ओके? तो पहले अदृश्य बेरोज़गारी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्षेत्र या एक प्रकार की बेरोज़गारी जहाँ पर लोगों के पास जॉब है, ओके? बट वो जॉब में वो लोग रहे या नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके? अगर रफ लैंग्वेज में बोले तो होता है ना हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता वैसे वाला। सपोज़ करो एक खेत है, खेत में काम करने के लिए 10 मजदूर काफ़ी है, बट आपने क्या किया है 100 मजदूर लगा दिए उस काम को करने के लिए। तो बाकी जो 90 मजदूर है ना, वो काम करे या ना करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सीमांत उपयोगिता उनकी कितनी शून्य। लोगों को लगता है कि वो जॉब पे है, काम कर रहे हैं, बट वो काम पे रहे या ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग बोलते हैं अदृश्य बेरोज़गारी या प्रच्छन्न बेरोज़गारी। वहीं पर अगर मौसमी बेरोज़गारी की बात आती है, तो मौसमी बेरोज़गारी पर्टिकुलरली आप गाँव क्षेत्रों में देखोगे, खेती में भी ये देखने को मिलेगा। जैसे अदृश्य बेरोज़गारी आपको शॉप वगैरह पे भी देखने को मिल सकती है, ओके? बट मौसमी बेरोज़गारी क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक मौसम में आपके पास रोज़गार रहेगा और एक मौसम में आपके पास रोज़गार नहीं रहेगा, तो उसको बोला जाता है मौसमी बेरोज़गारी। जैसे कि बरसात आती है, तो जो खरीफ की खेती होती है, हमारी खरीफ की फसलों में जो खेती की जाती है, तब लोगों को खेतों में जॉब मिल जाता है। बट वहीं पर आपका जैसे बरसात का सीज़न खत्म होता है, धान वगैरह की कटाई हो जाती है, उसके बाद इनके पास जॉब नहीं रहती। तो साल में 3 से 4 महीना किसानों के पास या मज़दूरों के पास जॉब रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी, तो इसको बोला जाता है मौसमी बेरोज़गारी, ओके? पर्टिकुलरली ये सीज़न के अनुसार लोगों को रोज़गार मिलता है और सीज़न के अनुसार लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, ओके? तो आप मुझको बताएँगे एक चीज़, सरकार की एक योजना जो कि मौसमी बेरोज़गारी को काउंटर करने के लिए लेके आई गई थी। बाकी बात करते हैं अन्य प्रकारों की, तो इसमें सबसे पहला प्रकार आता है आपका खुली बेरोज़गारी। खुली बेरोज़गारी को आप सामान्य तौर पर बेरोज़गारी ही बोल सकते हो। ऐसी कंडीशन जब कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो, काम करना भी चाहता हो, बट उसको काम नहीं मिल रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खुली बेरोज़गारी। वहीं पर दूसरी आती है संरचनात्मक बेरोज़गारी। संरचनात्मक बेरोज़गारी आप बोल सकते हो अर्थव्यवस्था के पन के कारण या लो अपना जो है आपका जो भी प्रोडक्शन है, उसमें लो क्वालिटी या अभी हम लोग पुरानी तकनीक यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो बेरोज़गारी उत्पन्न हो रही है, वो है संरचनात्मक बेरोज़गारी। थर्ड आती है घर्षणात्मक बेरोज़गारी, जब कोई मज़दूर क्या करता है आपका अर्थव्यवस्था में
एक प्रोडक्शन लाइन से या एक प्रकार के व्यवसाय को छोड़कर दूसरे प्रकार के व्यवसाय की तरफ जाना चाहता है, ओके? दूसरे प्रकार के रोज़गार तरफ जाना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए पहले कोई मज़दूर था, वो टीवी बनाने का काम करता था या टीवी मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था। तब बहुत बढ़िया उसका सारा चीज़ें मज़दूरी वगैरह मिल रही थी। बट एक टाइम के बाद उसको लगता है कि अब मुझको टीवी बनाने का काम नहीं करना चाहिए, पैसा ज़्यादा नहीं है, वो जाता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे। अब इस बीच में उसको कुछ समय के लिए रोज़गार से ब्रेक लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ऐसी स्थिति में वो बेरोज़गार रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका संघर्षात्मक बेरोज़गारी या घर्षणात्मक बेरोज़गारी। इसके बाद आता है चक्रीय बेरोज़गारी। चक्रीय बेरोज़गारी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर। जैसे कोई प्रोडक्ट आया, ओके? तो प्रोडक्ट जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए अभी एक फ़ोन ले लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम्पल के लिए आईफ़ोन 14, ओके? अब आईफ़ोन 14 या एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं आईफ़ोन 14 जमेगा नहीं। अब मान लीजिए एक टीवी की बात करते हैं, ओके? पहले वो डब्बा वाला टीवी आता था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, ओके? तो डब्बा वाला टीवी जब पहली बार आया इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत कम डिमांड रही होगी, 100 लोग 200 लोग खरीद रहे होंगे, तब 10 मजदूरों पे काम चल रहा होगा। अचानक से मान के चलिए डिमांड आने लगी पीसेस की 1 लाख, तो वैसे मजदूरों को हमने ट्रेनिंग दी, प्रोडक्शन बढ़ाया और उसके बाद हम लोगों ने 100 मजदूरों को काम पे लगाया। फिर धीरे-धीरे क्या होता है मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ जाता है। अब चपटे वाले टीवी आने लगे जिसको हम लोग एलसीडीज़ या एलईडीज़ बोलते हैं। अब एलईडीज़ है तो वो डब्बा वाला टीवी जो सीआरटी टीवी होता था, उसकी डिमांड कम होने लगी। तो अब जो कंपनी सीआरटी टीवी बनाता होगा, उसको अगर डिमांड कम आ रही है तो उसको उतने प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है और प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या करेगा मज़दूरों की छँटनी करेगा। तो हर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते जो लाइफ टाइम आपका चले। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत में वो इनिशियल फेज में डाउन रहता है, उसके बाद धीरे-धीरे डिमांड उसकी बढ़ती है और एक लेवल पीक पे जाने के बाद उसका डिक्लाइनेशन जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मज़दूर चाहिए थे, यहाँ पर आपको कम मज़दूर चाहिए थे, यहाँ पे कम थे। तो शुरुआत में आपने मज़दूरों को डाला, मज़दूरों को रोज़गार मिला, जैसे प्रोडक्ट आपका लाइफ साइकिल कम होने लगा, आपने मज़दूरों को छोड़ा। अब वहीं पर कोई दूसरा प्रोडक्ट आएगा, फिर वो बूम करेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, कंपनियाँ क्या करती है ना, सेम प्रोडक्ट को अलग-अलग नाम से, अलग-अलग तरीके से बेचना शुरू करती है। जैसे आप बाइक्स में एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, जैसे हीरो की बाइक की बात करोगे स्प्लेंडर, फिर स्प्लेंडर प्लस, फिर स्प्लेंडर प्रो, वैसे पैशन, पैशन प्लस, पैशन प्रो ऐसे ही नाम आ रहा है। अगर वो हर साल मॉडल नहीं बदलेंगी, डिक्लाइन आने लगेगा। तो ऐसे अगर डिक्लाइनेशन के कारण अगर आपका व्यक्ति बेरोज़गार हो रहा है, तो वो चक्रीय बेरोज़गारी कहलाएगी। ये जैसे बेरोज़गारी होती है, फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएँगे, इनको रोज़गार मिलेगा। तो एक टाइम पे आप बोल सकते हो पूरा साइकिल चलता है, लोगों के पास रोज़गार रहेगा, फिर नहीं रहेगा, फिर रोज़गार रहेगा, फिर नहीं रहेगा। तो यही चीज़ होता है। इसके बाद आता है सामान्य स्थिति बेरोज़गारी, वास्तविक स्थिति बेरोज़गारी और दैनिक स्थिति बेरोज़गारी। ये एक्चुअल में बेरोज़गारी मापने के आप एक तरीके से बोल सकते हो ना, हम लोग एक तरीके से मापदंड लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 365 दिन में 183 दिन का काम मिला है, ओके? यदि कोई व्यक्ति याद रखिएगा पिछले 365 दिन में अगर 183 दिन काम करता है तो हम लोग उसको मानेंगे वो रोज़गार में है, ओके? अगर 183 दिन से कम काम मिलता है तो बेरोज़गार कहा जाएगा। कौन-सा? सामान्य स्थिति। वैसे ही आता है साप्ताहिक स्थिति, तो पिछले 7 दिन में, पिछले 1 सप्ताह में अगर उसने 1 घंटा भी काम किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो व्यक्ति रोज़गार में है, 7 दिन में 1 घंटा। और वहीं पर दैनिक स्थिति बेरोज़गारी में क्या आता है, पिछले 7 दिन में आप प्रतिदिन के आंकड़े देखोगे, अगर उसको 1 घंटे से 4 घंटे का काम मिला किसी दिन, तो आधे दिन की मज़दूरी बोलेंगे और अगर 4 घंटे से ऊपर का काम मिलता है, तो बोलेंगे पूरे दिन का रोज़गार रहा। तो पिछले 7 दिन में अगर आप 1 से 4 घंटा भी काम आधे दिन का रोज़गार बोल के आपको रोज़गार की श्रेणी में डाला जाएगा। तो जो गवर्नमेंट के आंकड़े आते हैं ना, कि बेरोज़गारी नहीं है, इतना परसेंट है, 0.01%, वो लोग दैनिक स्थिति या साप्ताहिक स्थिति पे ही खेल देते हैं। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गरीबी की बात करेंगे, तो गरीबी क्या होती है? तो आप एक तरीके से समझ सकते हो गरीबी की डेफिनेशन, जो भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, अगर उसके आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप एक प्रकार से गरीब हो। गरीब को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ़ पैसे से गरीबी दिखी देगी, बट अगर आप मूलभूत आवश्यकताओं को आपके पास पूरा करने लायक संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो आप गरीब कहा जाते हैं। ओके? गरीबी 2 प्रकार की हो सकती है, अगर हम लोग देखेंगे तो पहला होता है सापेक्ष गरीबी और दूसरा होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या होता है? जब पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की तुलना में आप अपने पास देखते हो कि आपके पास पैसा ज़्यादा है या कम है, ओके? तो इसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। अगर देखो मान के चलो फॉर एन एग्जांपल मैं कमाता हूँ ₹10, ओके? और मेरे बाजू वाला बंदा कमाता है ₹1, तो इसकी तुलना में मैं तो अमीर हूँ और ये मेरी तुलना में क्या है गरीब है। बट वहीं पे मान लो कोई एक व्यक्ति है जो ₹100 कमाता है, तो उसकी तुलना में मैं क्या रहूँगा? गरीब रहूँगा। तो अर्थव्यवस्था में जब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं पर्टिकुलर एक फील्ड के व्यक्तियों का दूसरे फील्ड के व्यक्तियों से, तो वो कहलाता है सापेक्ष गरीबी। जबकि मेन अपना होता है निरपेक्ष गरीबी।
निरपेक्ष गरीबी को आप ऐसे समझ सकते हो, एक्चुअल में आपका जो लोग चाहते हैं जीवन की मूलभूत आवश्यकता है बट उनके पास वो भी नहीं है। ओके, एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जिन लोगों के पास होना चाहिए बट उनके पास वो भी नहीं है, वो कहलाएंगे निरपेक्ष गरीबी। जैसे मान लीजिए उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, ओके, शिक्षण के लिए वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा चीजें जो है जीवन निर्वाह की जो भी आवश्यक चीजें हैं अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है तो वो कहलाएगा निरपेक्ष गरीबी। ये एक्चुअल में वास्तविक। ओके, चलिए आते हैं, गरीबी का आकलन किस प्रकार किया जाता है, यही मेन रहेगा निर्धनता कि कितने लोग गरीब है, कितना परसेंटेज पे लोगों की गरीबी आई हुई है। इसके आकलन के लिए अलग अलग मानदंड दिए गए हैं। उन मानदंडों के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं जिनको हम लोगों को समझना है और इनमें से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। सबसे पहले आएंगे एनएसएसओ। एनएसएसओ के द्वारा आंकड़े जब जारी होते हैं, मतलब किए जाते हैं गरीबी के, तो एनएसएसओ ने अपना एक मानदंड बनाया है, वो कैलोरी के हिसाब से। देखिए, कुछ लोग कैलोरी के हिसाब से बनाएंगे, कुछ लोग आपका खर्च के हिसाब से बनाएंगे कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कोई कितना रुपए खर्च कर सकता है या नहीं। ओके, तो कैलोरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, जैसे आप खाना खा रहे हो तो उसमें टोटल कैलोरी कितनी है, तो एनएसएसओ के अकॉर्डिंग अगर कोई 2250 कैलोरी से कम खाना खाता है तो वो गरीब है। तो एक गरीबी रेखा हो जाएगी 2250। वहीं पर योजना आयोग 1962 में आया था, उसने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी खा पा रहा है भोजन में तो वो गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्र में कोई 2100 कैलोरी भोजन खा पा रहा है तो गरीब नहीं है। इससे अगर कम खा रहा है तो वो गरीब है। इसके बाद एक अलग समिति भी आई थी, वाईके अलग करके, वो ध्यान रखिएगा 1977 में, और डीटी लकड़वाला समूह 1993 में, ये दो आए हुए हैं। इसके बाद मेन आता है अपना सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में आई थी, जिसने बोला ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 816 रुपए प्रति माह कमा रहा है या खर्च कर रहा है और वहीं पर प्रतिदिन 27.2 रुपए, तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, ओके, ऊपर है। गरीबी रेखा की ये लाइन है। वैसे शहरी क्षेत्र में अगर वो 1000 रुपए प्रति माह कर रहा है खर्चा या कमा रहा है तो आपका काम चल जाएगा 33.3 रुपए प्रतिदिन। वहीं पर रंगराजन समूह की यदि बात करेंगे तो रंगराजन समूह ने दो चीजें दी। पहला आपका रुपया में भी दिया है और दूसरा कैलोरी इंटेक में बताया है। तो रुपया पे 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्र और 1407 रुपए शहरी क्षेत्र, ये याद रखिएगा, 32 रुपए और 47 रुपए प्रतिदिन। वहीं पर कैलोरी इंटेक के बारे में बोलता है, ग्रामीण क्षेत्र में 2155 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी। और कैलोरी से काम नहीं बनेगा, प्रोटीन भी आपको देखना है, तो 48 ग्राम प्रोटीन आपका बोलता है ग्रामीण क्षेत्र में। वहीं पर अगर आप शहरी क्षेत्र पे जाओगे ना तो शहरी क्षेत्र पे आपका बोला जाता है कितना, आपका 50 ग्राम, ओके, प्रोटीन। वहीं पर वसा की बात आएगी तो 26 ग्राम शहरी क्षेत्र में और 28 ग्राम आपका ग्रामीण क्षेत्र में वसा की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप क्या गरीब नहीं कहलाओगे। तो ये डाटे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो इसके बाद गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ एक लॉरेंज वक्र आता है। तो लॉरेंज वक्र अगर आप देखोगे ना तो 1905 में मैक्सो लॉरेंज ने विकसित किया था। ओके, किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को बताता है। ओके, ये एक आपकी निरपेक्ष समता लेखा रहेगी। आप देखिएगा, पहला रहेगा आय प्राप्तकर्ताओं का संचय प्रतिशत और दूसरा रहेगा कुल आय का संचय प्रतिशत। दोनों के बीच में 45 डिग्री में एक लाइन खींची जाएगी, वो आपकी रहेगी निरपेक्ष समता रेखा। कभी भी लॉरेंज वक्र जो है वो निरपेक्ष समता रेखा के नीचे बने, ये ध्यान रखना। निरपेक्ष समता रेखा का मतलब क्या है, 45 डिग्री पे जितने लोगों के पास पैसा है वो सब में बराबर बैठा है। मतलब मान लो अगर अर्थव्यवस्था में 100 लोग हैं और अर्थव्यवस्था में 100 रुपए ही है, तो सभी के हाथ में अगर एक एक रुपए है तो वो आपका क्या कहलाएगा, निरपेक्ष समता रेखा। सभी को बराबर पैसा बटा। बट इकोनॉमी में ऐसा कभी होता ही नहीं है। अर्थव्यवस्था में किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा तो किसी के पास बहुत कम रहेगा। तो इस प्रकार से आपका लॉरेंज वक्र जो है ना वो कर्व लेना शुरू करेगा। ओके, इससे जितना दूरी रहेगी, मान के चलेगा निरपेक्ष समता रेखा से ये वक्र जितना दूर बनेगा उस देश में आय का असमानता उतना ज्यादा है। जो एक शिवाजी द बॉस में डायलॉग होता है ना, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो ये उतना दूर जाते जाएगा। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के जितना पास रहेगा, आपका अर्थव्यवस्था में आय में उतना वितरण आपको कम देखने को मिलेगा। मतलब एक प्रकार से समान वितरण मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि अलग अलग नहीं है, मतलब अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा खाई नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और इसी से रिलेटेड हो जाता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक क्या होता है, तो इस छायांकित भाज का क्षेत्रफल बटे आपका निरपेक्ष समता रेखा, ये निरपेक्ष समता के नीचे के भाग का क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिनी गुणांक। ये गिनी गुणांक होगा और ये क्या है आपका, आपके कॉरिडो गिनी के द्वारा दिया गया था 1912 में। तो ये दो चीज है आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आपका लगभग एक बराबर आता है। मतलब किससे रिलेटेड है ये पूछा जाता है बार बार, तो गरीबी और बेरोजगारी, तो ये गरीबी से रिलेटेड रहेगा आपका कौन सा, लॉरेंज वक्र और ग्रीनी वक्र। तो इतना रखते हैं आज के वीडियो के लिए। एक छोटा सा वीडियो क्विक रिकैप से बना हुआ है, अगर पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। डिटेल पे ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है। कमेंट पे आप दो चीजें बताएंगे, मैंने दो डाटा भी डाला नहीं है। ओके, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में कितनी बेरोजगारी थी या कितनी गरीबी थी ये बताएंगे आप। और इसके अलावा
आपका जो दूसरी समिति थी रंग राजन समिति, उसके अकॉर्डिंग कितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी बोलो सॉरी, गरीबी है। ओके, तो एक गरीबी का प्रतिशत आप दोनों के अकॉर्डिंग बताएंगे कितना था। ओवरऑल आएगा शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। ओके, तो चलिए इतना रखते हैं आज की क्लास के लिए। थैंक यू।